सो देखिए, हम फर्स्ट लेक्चर में हमने जहाँ तक किया था उसके बाद हम कंटिन्यूटी में सेकंड लेक्चर में आए हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में यूनिट्स एंड डायमेंशन में सारे डायमेंशन देखे थे, किसके, मैकेनिक्स के, जनरल फिजिक्स के। अब हम आ रहे हैं हीट पे। तो देखिए, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, एक होता है मोलर मास पर मास पर यूनिट मोल। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए m बाय मोल, ये हो जाएगा m मोल टू द पावर -1। ठीक है। उसी तरह से वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम होता है वॉल्यूम पर यूनिट मोल, ये हो जाएगा वॉल्यूम कितना हो जाएगा L क्यूब बाय मोल, ये कितना हो जाएगा L क्यूब पर मोल। ठीक है। इस तरह से हीट एनर्जी या इंटरनल एनर्जी हम पहले बता चुके हैं, किसी भी टाइप का एनर्जी होगा उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला सीधे हम लिख सकते हैं, क्या चीज, ml² T-2। ठीक है। किसी भी टाइप का एनर्जी होता है ml² T-2। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड डेल्टा Q इज हीट, डेल्टा Q क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 मोल ऑफ द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। ये है टेम्परेचर चेंज और ये है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। तो यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगी ml² T-2, हीट एनर्जी है ml² T-2, नंबर ऑफ मोल हो गया मोल और टेम्परेचर हो गया केल्विन के। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा ml² T-2 पर मोल पर केल्विन, ये होता है। इसका आप समझ सकते हैं, ऐसा यूनिट कितना हो जाएगा, kg पर मोल, इसका कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब पर मोल। ठीक है। इसका क्या हो जाएगा बताइए, ये पूरा हो गया जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, ये इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। ठीक है। और हीट का तो आप जानते हैं, हीट एनर्जी का कितना हो जाएगा, जूल हो जाएगा। या तो आप उसको ले सकते हैं kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या उसको कंबाइंड फॉर्म में जूल भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो फिर इसमें देखते हैं और क्या क्या है थर्मोडायनेमिक्स और गैसेस स्टेट में। ठीक है। देखिए, हीट में नेक्स्ट क्वांटिटी है लैटेंट हीट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, फिर से बता रहा हूँ। आपको ये नहीं जानना है अभी क्लास 10th पास होने के बाद कि ये फॉर्मूला क्या होता है, लैटेंट हीट क्या होता है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है, अगर आपको ये कॉलम और ये कॉलम दिया हुआ है, अगर आपको लैटेंट हीट दिया है और लैटेंट हीट का मीनिंग दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि लैटेंट हीट का फॉर्मूला है डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा M इंटू L, वहाँ डेल्टा Q है हीट एक्सचेंज, डेल्टा M है मास और L है द मास दैट अंडरगोज फेज चेंज, डेल्टा M दिया हुआ है। तो आप क्या इस फॉर्मूला और इसका मीनिंग बताने से क्या आप L का लैटेंट हीट निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये नहीं कि आपको ये दोनों जानना है, क्वेश्चन ये है कि ये और ये कॉलम दिया है तो क्या आप थर्ड और फोर्थ कॉलम निकाल सकते हैं। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ होगा अगर आप क्लास 10 से 11 जा रहे हैं तो ठीक है, इसके लिए चिंता नहीं करना है। तो यहाँ देखिए लैटेंट हीट का कैसे निकालेंगे, देखिए लैटेंट हीट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो कैसे निकालेंगे, डेल्टा Q एक्सचेंज ऑफ हीट है और ये है मास जिसका फेज चेंज हो रहा है। ठीक है। तो डेल्टा Q होता है मास, मास का मतलब हो गया, सॉरी डेल्टा Q हो गया एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी मतलब कितना हो गया ml² T-2, ml² डिवाइडेड बाय मास, तो कितना आ गया बताइए L² T-2। ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बताइए, मीटर स्क्वायर केल्विन -2 या जूल पर केजी, इसको ये भी लिख सकते हैं, ये हो गया जूल पर केजी हो सकता है। ठीक है। एंट्रोपी S होता है डेल्टा Q बाय डेल्टा T, हीट एक्सचेंज बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, S का स्पेस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ml² T-2 डिवाइडेड बाय K। देखिए ये जो है टेम्परेचर K, तो ये कितना है बताइए, ये हो जाएगा ml² T-2 K-1। और इसको ये भी लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन, या इसको सीधे लिख सकते हैं जूल पर केल्विन, इसको हम जूल पर केल्विन भी लिख सकते हैं, और इसको हम ये भी लिख सकते थे जूल पर केजी, इसको जूल पर केजी और इसको जूल पर केल्विन। यहाँ देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। तो यहाँ पे S का क्या है बताइए, स्मॉल s से इसको डिनोट करते हैं, डेल्टा Q मींस एनर्जी, हीट एनर्जी मींस ml² T-2, किसी भी एनर्जी का। M का मतलब क्या हो गया, M मास है, टेम्परेचर कितना हो गया K, तो ये कितना आ जाएगा आपको बताइए, ये आ जाएगा आपको M से M तो कट गया, आ जाएगा L² T-2 K-1, या इसको भी कह सकते हैं जूल पर केजी पर केल्विन, इसको हम कह सकते हैं जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी देखिए,
ये होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये होता है पावर या हीट फ्लो पर यूनिट टाइम, फ्लो पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये हो गया पावर, ये हो के, इसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ए क्या होता है, एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। डेल्टा टी होता है टेम्परेचर डिफरेंस, और डेल्टा एक्स होता है लेंथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए कि के का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के डायमेंशनली हो जाएगा, देखिए डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी मीन्स पावर, या लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा क्यू डेल्टा टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय क्या है, ए इंटू टी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू चेंज इन टेम्परेचर, ये होता है डायमेंशनली। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका हम जानते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, हीट एनर्जी है तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। हम इन दोनों को मिला दें अगर, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो क्या हो गया वेलोसिटी, तो कितना हो गया एल टी माइनस वन बाय एरिया कितना है एल स्क्वायर, टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर कितना है के, तो देखिए ये और ये तो कट गया, तो आएगा कितना एम टी माइनस टू, सॉरी टी माइनस टू नहीं होगा, एम एल तो एक ही है, एम एक ही था, एल एक ही है, एम एल टी माइनस थ्री के माइनस वन, ये हो जाएगा हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। अब हम आ रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, ठीक है। उसके डायमेंशनल फॉर्मूला क्या क्या होते हैं वो हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम जानते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमारे पास एक यूनिट तो पहले से एम्पियर जो करंट का माना गया था। ये चार्ज है, चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे बताइए, तो चार्ज का डायमेंशन है, करंट हो गया एम्पियर ए, टाइम हो गया टी, ए टी, ये कितना हो गया ए टी होता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। कई लोग ये कंफ्यूज होते हैं या क्वेश्चन करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों नहीं माना एसआई ने, इलेक्ट्रिक करंट को क्यों माना, चार्ज को क्यों नहीं माना, क्योंकि चार्ज को नापना मुश्किल होता है प्रिसाइसली, लेकिन करंट को एग्जैक्टली नापना आसान है। हम करंट को एग्जैक्टली नाप सकते हैं, चार्ज को एग्जैक्टली नहीं नाप पाते हैं कहीं ना कहीं जाके, बिकॉज उसकी क्वांटम इतनी छोटी होती है, वो इतने स्मॉल अमाउंट चेंज होता है कि एरर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए उसने करंट को एक फंडामेंटल क्वांटिटी माना था, क्योंकि करंट को मेजर करना आसान था, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम, इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम, एम्पियर इनटू टाइम। एक एम्पियर सेकंड को क्या बोलते हैं, कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो देखिए फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, फोर्स बहुत जगह आता है, तो फोर्स का याद रखिएगा। बाय चार्ज कितना हो गया ए टी, एम्पियर इनटू टाइम, तो कितना हो जाएगा बताओ, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक है। इसको हम न्यूटन पर कूलम भी बोल सकते हैं, इसको हम न्यूटन पर कूलम भी बोल सकते हैं। अब देखिए ये क्वांटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ब्रिज का काम करता है किसके किसके बीच में, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बीच में। ये जो है क्वांटिटी ब्रिज का काम करता है मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बीच में। मैं बताऊंगा कैसे। तो ये होता है, इसको डिफाइन करते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आप जानते हैं वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, चार्ज हो गया ए टी, तो कितना हो गया बताइए, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, सेकेंड टू द पावर माइनस थ्री, एम्पियर टू द पावर माइनस वन, ये होता है इसको ऐसा यूनिट। तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर माइनस थ्री, 8 एम्पियर टू द पावर माइनस वन को हम कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं वोल्ट, वोल्ट जनरेटेड बाय वी, ठीक है। तो इसको याद रखना है, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री एम माइनस वन, ठीक है। अब देखिए ये ब्रिज का कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी, दिस एक्ट्स एज द ब्रिज बिटवीन, दिस क्वांटिटी एक्ट्स एज द ब्रिज बिटवीन मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से मैकेनिक्स जाने का ये रास्ता होता है। देखते हैं कैसे। अब देखिए हम रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी का, कंडक्टेंस का और कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकालना चाहते हैं। हम जानते हैं ओम्स लॉ, हम ये मान के चलते हैं कि आपको ये याद है, हम बता चुके हैं पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल का आपने वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकाला था, जो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, हमने यहाँ रेडीमेड के लिए लिख दिया। ये देखिए ओम्स लॉ कहता है रेजिस्टेंस इक्वल टू वी बाय आर, वोल्टेज बाय करंट। वोल्टेज बाय करंट मींस हमको इसको किससे डिवाइड करना है, ए से डिवाइड। जैसे हम इसको ए से डिवाइड करेंगे, सोचिए जैसे हम इस वोल्टेज को ए से एम्पियर से डिवाइड करेंगे, वोल्टेज बाय करंट, इसकी पावर क्या होगी, -2 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री
ए माइनस टू, ठीक है। और इसको हम ओम नाम देते हैं, OHM, ओम ऐसा सिंबल होता है, ये इसका ऐसा यूनिट होता है। रेजिस्टिविटी क्या होता है, देखिए रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में रिलेशन है, आपने क्लास 10 में पढ़ा है, R इक्वल टू रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ बाय एरिया। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, अगर हम रेजिस्टेंस को देखिए L बाई ए, L बाई ए स्क्वायर, L बाई एल स्क्वायर, समझिए L बाई एल स्क्वायर, तो कितना हो गया 1 बाई एल। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा रेजिस्टेंस इंटू लेंथ हो जाएगा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी डायमेंशनली क्या हो जाएगा, सो बताइए, रेजिस्टेंस इंटू एरिया बाय लेंथ। एरिया बाय लेंथ मतलब कितना हो गया L। तो अगर हम रेजिस्टेंस को L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा रेजिस्टिविटी। इसकी वैल्यू कितना है ये बताइए, ml क्यूब, सिर्फ इसका पावर 1 बढ़ जाएगा, t माइनस 3 a माइनस 1, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टिविटी को हम लोग बोलते हैं, इसका यूनिट जो होता है वो होता है सीमेंस, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसके जो भी होते हैं यूनिट। कंडक्टेंस को देखिए, G इक्वल टू 1 बाय R, G इक्वल टू 1 बाय R, ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो क्या होगा, जैसे इसका रेसिप्रोकल बोलेंगे सारे पावर नेगेटिव हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा m माइनस 1 L माइनस 2 t टू द पावर 3 a टू द पावर 1, ये हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कंडक्टेंस। कैपेसिटेंस को देखिए, कैपेसिटेंस होता है चार्ज बाय वोल्टेज, चार्ज बाय वोल्टेज, यानी कि हमको क्या करना है, चार्ज हो गया 80 बाय वोल्टेज हमारा कितना था ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1। तो हम इसको पाएंगे, क्या हो रहा है बताइए, m माइनस 1 L माइनस 2 a टू द स्क्वायर, पहले t ले लेते हैं, ml m L टू द पावर m टू द पावर माइनस 1 L टू द पावर माइनस 2 t टू द पावर 4 a टू द पावर 2, ये हो जाएगा आपका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। इसको हम फेराइड कहते हैं, इसको बोलते हैं फेराइड, ऐसा यूनिट, इसको फेराइड नाम दिया गया, ठीक है, उसको हम देखेंगे बाद में। ये हो गया कैपेसिटेंस। अब देखिए और क्वांटिटी ले रहे हैं। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को हम B से डिनोट करते हैं। एक फॉर्मूला है, फोर्स ऑन ए चार्ज Q मूविंग विद वेलोसिटी वेक्टर V इन मैग्नेटिक फील्ड V इज गिवन बाय दिस। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, देखिए हम अगर डायमेंशनली देखें तो B जो है वो किसके इक्वल है, डायमेंशनली B जो है वो है F बाय Q इंटू V। V है वेलोसिटी, ठीक है। तो ये देखिए कितना हो जाएगा ml स्क्वायर, सॉरी ml t माइनस 2 फोर्स का डिवाइडेड बाय चार्ज हो गया एम्पियर इंटू टाइम, वेलोसिटी होता है lt माइनस 1, यानी कि आपका ये कंबाइंड फॉर्म में आ जाएगा m, l तो कट गया m a माइनस 1 और t माइनस 2, देखिए m a माइनस 1 t 1, क्योंकि l से l कट जाएगा, और m a माइनस 1 t माइनस 2, तो ये t और ये t माइनस 1 कट जाता है, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है टेस्ला, हम इसको नाम देते हैं, मीन्स kg पर एम्पियर पर सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं टेस्ला, ठीक है। फ्लक्स देखिए, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, ये होता है B इंटू ए क्या है एरिया, एरिया वेक्टर, ठीक है, ये होता है एरिया। तो अब देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से तो क्या होगा, एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हमारा फ्लक्स जो है, फ्लक्स की जो अगर हम देखें डायमेंशनल क्वांटिटी निकलेगी, फ्लक्स की डायमेंशन आएगी, इसको एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है, कितना हो जाएगा बताइए, ml स्क्वायर a माइनस 1 t माइनस 2, जो ले सकते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर, समझिए टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसको हम ये भी कहते हैं वेबर कहते हैं, इसे नया नाम दिया गया है मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर। खैर आपको ये जानना नहीं है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला और ये कॉलम दिया तो आपको ये निकालने का ट्रिक समझना है, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया, तो बताइए क्या आ जाएगा, करंट हो गया A, एरिया कितना होता है L स्क्वायर, तो सिंपली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, A इंटू एल स्क्वायर, तो ये जो है कितना है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका ऐसा यूनिट। सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, समझिए ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ये रिलेटेड होता है करंट से, कैसे रिलेटेड होता है, फाई इक्वल टू एल आई। तो यहाँ से आपका जो एल जो होगा डायमेंशनली क्या हो जाएगा बताइए, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय आई। आप देख चुके हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का आप यहाँ निकाल चुके हैं, ये था मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय आई। अगर हम इस क्वांटिटी को किससे डिवाइड कर देंगे, एम्पियर से, समझिए इस क्वांटिटी को किससे डिवाइड कर देंगे, एम्पियर से, तो सिंपली a टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ml स्क्वायर a माइनस 2 t माइनस 2, ठीक है। इसको हम एक नाम देते हैं हेनरी, इसका नाम होता है हेनरी, सेल्फ इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट होता है HENRY हेनरी। तो यहाँ पे
1 kg मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं हम हेनरी। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद हम आते हैं वेव्स पे। वेव्स पे कौन कौन सी क्वांटिटी हुआ करते थे। अब देखिए हम लोग वेव्स में आए तो क्या होता है, वेव्स में एक होता है टाइम पीरियड, जो एक टाइम लगता है 1 साइकिल कंप्लीट करने में। वेवलेंथ होता है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन द स्पेस विच आर इन 1 फेज डिफरेंस, मींस 2 पाई का फेज डिफरेंस हो, यानी वो लेंथ होता है। फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। इंटेंसिटी होता है एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया, यानी पावर फॉलिंग पर यूनिट एरिया। एक और क्वांटिटी होता है साउंड लेवल, जिसको हम डेसिबल में नोट करते हैं। 10 log to the base 10 टाइम्स ऑफ log to the base 10 I by I नॉट, जहाँ I नॉट एक फिक्स वैल्यू है 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर और I कोई इंटेंसिटी है। हमको अगर किसी इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग साउंड लेवल निकालना है तो उसकी वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो वो हमको दे देगा बीटा। तो समझिए इसका डायमेंशन हो जाएगा सिंपली टाइम t, इसका कितना आ जाएगा t, ऐसा यूनिट कितना आ जाएगा सेकेंड। यहाँ देखिए लेंथ है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ मीन्स क्या हो गया L, इसका कितना आ जाएगा मीटर। थर्ड देखिए फ्रीक्वेंसी t to the power -1, 1 by t means t to the power -1, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। इसका हम बोलते हैं पर सेकंड, और पर सेकंड को हम हर्ज भी बोलते हैं, HERTZ, HERTZ हर्ज, HZ हर्ज शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी होता है पावर फॉलिंग पर यूनिट एरिया, एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो देखिए एनर्जी हो गया ml² t-2 पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट एरिया L²। तो देखिए L² कट जाएगा, कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा m t-3 डायमेंशनली। और इसको हम ऐसा यूनिट में कह सकते हैं जूल या वाट। जूल पर सेकंड कितना होता है वाट, हम इसको लिख सकते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर। सो 1 kg पर सेकंड क्यूब, 1 kg पर सेकंड क्यूब इज वाट पर मीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए ये साउंड लेवल है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट क्वांटिटी है साउंड लेवल, बिकॉज ये बाई ये डायमेंशनलेस है, ये बाई ये डायमेंशन, ये भी डायमेंशनलेस है। ये पूरा क्वांटिटी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। समझिए ये डायमेंशनलेस होगा, लेकिन इसकी यूनिट होती है। जिस तरह एंगल होता था एक क्वांटिटी जो डायमेंशनलेस था लेकिन उसकी यूनिट थी, यहाँ भी ये होल क्वांटिटी डायमेंशनलेस है लेकिन इसकी यूनिट होती है। ऐसा यूनिट क्या होती है, डेसिबल। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, डेसिबल, डीबी से डिनोट करते हैं। तो इसको मेजर किसमें करते हैं, तो हमको एक दूसरा क्वांटिटी मिला जिसकी की सिमिलरली सॉलिड एंगल, एक थर्ड क्वांटिटी है। ये एक ऐसा क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस है, लेकिन उसकी ऐसा यूनिट है। उसी तरह से एक क्वांटिटी होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल भी डायमेंशनलेस होता है, एरिया बाय रेडियस स्क्वायर, एरिया बाय रेडियस स्क्वायर। सॉलिड एंगल डायमेंशनलेस होता है, एरिया L² बाय रेडियस स्क्वायर, डायमेंशनलेस, लेकिन उसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, उसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। सो हम ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हमको मिल रही है बार बार जिसकी डायमेंशन तो नहीं है, डायमेंशन वो डायमेंशनलेस है लेकिन उनकी ऐसा यूनिट है। ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स में क्या होता है। सो देखिए ऑप्टिक्स में एक होता है क्वांटिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम। तो देखिए ये भी LT-1, ये भी LT-1, तो ये होल क्वांटिटी का हो जाएगा डायमेंशनलेस, ये हो जाएगा डायमेंशनलेस, इसकी कोई यूनिट भी नहीं होती है, रिफ्रैक्टिव की कोई यूनिट भी नहीं होती है। फोकल लेंथ हम जानते हैं द डिस्टेंस एट विच ए पैरेलल लाइट इंसिडेंट ऑन द थिंग मीट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन या इमर्जेंस, तो वो डिस्टेंस होता है, इसकी क्या हो जाएगी L हो जाएगी, यूनिट कितनी हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। ठीक है, पावर होता है 1/f, पावर ऑफ मिरर होता है -1/f, पावर ऑफ लेंस होता है 1/f प्लस 1/f। सो 1/f का मतलब है 1/L, तो कितनी हो गई L-1, यानी क्या हो गया पर मीटर। एक पर मीटर का नाम दिया गया डायोप्टर, हम एक पर मीटर का नाम देते हैं SI में डायोप्टर। ठीक है, डिनोटेड बाय D। देखिए मैंने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी ली है, इसके अलावा भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इसका मकसद ये है कि सिर्फ आप ये समझिए कि अगर ये कॉलम और ये कॉलम आपको दिया हुआ है, सारी चीजें दी हुई है, सभी का फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, एक को छोड़ के, तो आप इस गिवन 2 कॉलम से आप थर्ड कॉलम यानी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि नहीं। इसका पर्पस आपको ये जानना जरूरी नहीं है ये सब क्वांटिटी क्या है, ये सब क्वेश्चन में प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा ये फिजिकल क्वांटिटी है, इस पूरे चीज का पर्पस ये था कि आप समझ सकें और आप अपने से भी कुछ नई क्वांटिटी निकाल सकें।
ठीक है, ये बेसिक पर्पस था। आप समझ गए होंगे इतनी चीज़ों के बाद, रिपीटेशन के बाद आप भी समझ गए कैसे निकालना है। अब हम कुछ मैथमेटिक्स पे आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं, कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि फिजिकल कॉन्स्टेंट है, जिनको डायमेंशंस हैं उनको लिखेंगे। कुछ क्वांटिटी जो कॉम्बिनेशंस में आते हैं उनको देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए फिजिक्स में कई सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कांस्टेंट हैं और उनकी डायमेंशंस हैं। जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये लगभग 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सीधे कितना हो जाएगा, Lt-1। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, सॉरी ग्रेविटेशन कांस्टेंट हम जानते हैं F इक्वल टू होता है G(m1m2/r²). ये है न्यूटन का ग्रेविटेशन फॉर्मूला। तो यहाँ से आपको आ जाएगा G इक्वल टू देखिए F × r²/m × m, F × m1m2। ये डायमेंशनली है, समझिए। F का आपको पता है कितना होता है, mL/t-2, ये हो गया L², ये कितना हो गया m × m, कितना हो गया m²। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ से देखिए, आपको यहाँ से मिलेगा m-1 L³ t-2, m-1 L³ t-2। ये होगा आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो है कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन का डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। उसी तरह से यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है इक्वेशन PV = nRT। तो R का वैल्यू होता है PV/NT, समझिए। P प्रेशर, वॉल्यूम बाय नंबर ऑफ मोल एंड टेम्परेचर। PV = nRT होता है यूनिवर्सल गैस इक्वेशन, PV = nRT होता है आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला। तो PV को देखिए क्या लिख देंगे, PV जो है वो हो जाएगा देखिए प्रेशर इनटू वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा mL-1 t-2 इंटू वॉल्यूम का मतलब हो गया L³ ये हो गया मोल और ये हो गया केल्विन। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा देखिए, आपको इसका जो मिलेगा वो मिलेगा, ये मिल जाएगा mL²t-2 और पर मोल पर केल्विन, ठीक है। अब देखिए एवोगैड्रो नंबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट मोल। तो आप यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट मोल का मतलब है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया डायमेंशनलेस और ये हो गया मोल, तो कितना हो जाएगा मोल टू द पावर -1। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, मोल टू द पावर -1। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इन द एवोगैड्रो नंबर। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो आप देखिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कौन सा था, ये था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये है। और एवोगैड्रो नंबर जो है वो क्या है, पर मोल है। इसको जब इस होल क्वांटिटी को पर मोल से डिवाइड करेंगे तो ये पर मोल कट जाएगा, तो आएगा कितना इसका, देखिए इसका आ जाएगा mL² t-2 k-1 पर मोल निकल जाएगा। प्लैंक्स कांस्टेंट जो क्वांटम फिजिक्स का बेस है, एनर्जी जो होती है फोटोन की होती है, एनर्जी इक्वल होता है h × फ्रीक्वेंसी, E = h-mu, h को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ से h कितना हो जाएगा डायमेंशनली, ये हो जाएगा E/μ। एनर्जी आपको पता है किसी भी टाइप की एनर्जी को क्या लिखते हैं, mL² t-2 और फ्रीक्वेंसी क्या होगी t-1। तो ये कितना है बताइए, ये हो जाएगा mL² t-1। ये हो जो है दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन। आगे देखते हैं, अगला होता है वीन्स कांस्टेंट जो हीट में आता है, रेडिएशन। ये होता है वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर। वेवलेंथ हो गया L, टेम्परेचर हो गया K, हो गया LK, ठीक है। स्टीफन कांस्टेंट जो रेडिएशन में होता है, पावर रेडिएटेड इक्वल टू सिग्मा A T⁴। एक ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकलता है यानी एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड, वो होता है सिग्मा A T⁴। A है एरिया, T है टेम्परेचर। तो ये कितना है बताओ, सिग्मा का यूनिट जो है आ जाएगा पावर, पावर का मतलब कितना है mL, पावर मतलब है एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी mL² t-2 एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये हो गया पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया मींस L² और केल्विन टू द पावर 4। तो इसकी जो डायमेंशन आएगी वो आएगी L² कट गया तो आ जाएगा m-3 k to the power -4। This is the dimensional formula of sigma, Stephen constant.
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमको रिलेवेंट फॉर्मूला चाहिए और फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू होता है कूलम्स लॉ में फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस का ये फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं कूलम्स लॉ। तो यहाँ से अगर एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो डायमेंशनली एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होगा बताइए, ये होगा Q1 Q2 1/4 पर डायमेंशन लेस है, एप्सिलॉन नॉट डायमेंशनली इक्वल है Q1 Q2 बाय FR स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिलेगा एम्पियर इनटू टाइम, एम्पियर इनटू टाइम, F हो गया ml t-2 इंटू एल स्क्वायर, यानी ये आपको हो जाएगा m⁻⁻1, समझिए m⁻⁻1 l और l स्क्वायर l³ l⁻⁻3 t स्क्वायर इधर और t-2 इधर, सो t⁴ एंड एम्पियर a इंटू a स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मींस वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अगर निकालना है तो हमको एक फॉर्मूला चाहिए। तो होता यूं है फॉर्मूला, हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0/4 पाई I करंट dl लेंथ क्रॉस r लेंथ बाय r³। यानी अगर हम डायमेंशनली देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह होता है, ये तो डायमेंशनलेस है, तो μ0 डायमेंशनली किसके इक्वल होगा, समझिए μ0 डायमेंशनली किसके इक्वल होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस किसके इक्वल होगा, μ0 हो जाएगा b टाइम्स ऑफ, देखिए लेंथ इनटू लेंथ बाय लेंथ स्क्वायर, लेंथ इनटू लेंथ बाय लेंथ स्क्वायर, ये पूरा क्वांटिटी हो जाएगा 1/l, ये हो जाएगा इनटू l इनटू लेंथ, b इनटू l डिवाइडेड बाय a एम्पियर, समझिए। और b हम निकाल चुके हैं, हम b पहले निकाले थे, हमने b इक्वल टू QV क्रॉस b करके निकाला था। अगर हम इसको प्लेस कर देते हैं, हमने b पहले निकाला था, पहले हम निकाल चुके हैं b को, और वो b हमारा आया था ma-1 t-2, ये आया था ma-1 t-2 इंटू l डिवाइडेड बाय a, यानी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, m l t-2 a-2, समझिए ml t-2 a-2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए कुछ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशंस होते हैं बट उनके डायमेंशन बड़े सिंपल होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, μ0 क्या है परमिटिविटी और एप्सिलॉन नॉट क्या है परमिटिविटी। इसकी वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट, किसी मीडियम में इसकी वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट, यानी 3 यानी कि μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पूछा जाता है, μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का अगर हमको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो ये आ जाएगा 1/वेलोसिटी का स्क्वायर, 1/l(t-1) का होल स्क्वायर, समझिए। तो जब इसको उधर ले जाएंगे तो ये नीचे आके, क्योंकि ये √1/μ0 एप्सिलॉन नॉट l(t-1) है डायमेंशनली, सो μ0 एप्सिलॉन नॉट जो है 1/ इतना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाता है, ये l स्क्वायर l⁻⁻2 t स्क्वायर। ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, e क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और b क्या है मैग्नेटिक फील्ड, तो समझिए e/b की वैल्यू भी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है, e/b इलेक्ट्रिक फील्ड व मैग्नेटिक फील्ड भी स्पीड ऑफ लाइट होती है, यानी कि e/b की डायमेंशन क्या होगी, e/b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया l(t-1). ठीक है, यानी ये e/b और 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट सेम डायमेंशन के हैं। ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, हाफ परमिटिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर या मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ परमिटिविटी, ये होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड मींस एनर्जी कितना होगा बताइए, ml² t-2 डिवाइडेड पर यूनिट वॉल्यूम l³, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ml-1 t-2, यानी कि ये होता है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। स्पेस में जहां भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड है वहां एनर्जी स्टोर्ड होती है स्पेस में, और वो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम जूल पर मीटर क्यूब में, इसकी SI यूनिट क्या होगी, जूल पर मीटर क्यूब, समझिए जूल पर मीटर क्यूब। एनर्जी की डेंसिटी, जिस डेंसिटी में एनर्जी स्टोर्ड है, जहां फील्ड ज्यादा होती है वहां एनर्जी स्टोर्ड ज्यादा होती है। R इंटू सी, रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस, टाइम कांस्टेंट कहते हैं,
एल बाय आर इंडक्टेंस इंटू रेजिस्टेंस को भी टाइम कांस्टेंट कहते हैं, यानी कि आर इंटू सी डायमेंशनली रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस बाय रेजिस्टेंस, हमेशा इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा, सिंपल टी हो जाएगा। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, समझिए, अगर हम आर सी इंटू एल सी कर दें, समझिए, अगर हम यहाँ पे आर सी इंटू एल बाय आर कर दें तो क्या होगा बताइए। आर सी क्या था, टाइम, एल बाय आर भी था टाइम, तो टी इंटू टी कितना हो गया, डायमेंशनली किसके इक्वल होगा, टी स्क्वायर, यानी एल इंटू सी का रूट किसके इक्वल होगा, टी के इक्वल होगा। अंडर रूट इंडक्टेंस इंटू कैपेसिटेंस, इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा, टी होगा, और 1 बाय अंडर रूट एल सी किसके इक्वल होगा, टी टू द पावर -1, यानी किसके इक्वल होगा, इसका ऐसा यूनिट कितना होगा, हर्ज होगा, फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा। ठीक है, हम यहाँ ये भी कर सकते हैं, मान लीजिए हमने आपको ये करा दिया, अगर मान लीजिए हम आपसे पूछना चाहते हैं इसके बाद हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, अगर आपसे ये जानना चाहते हैं कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू सी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू सी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, या हम आपसे पूछ सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू 1 बाय अंडर रूट मी नॉट, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो इस होल को हम क्या करेंगे, एज ए होल रिप्लेस कर देंगे, किससे, देखिए एनर्जी डेंसिटी था, ये एनर्जी डेंसिटी था, हम इसको लिख सकते हैं ml -1 t -2 इनटू ये कितना था, lt -1, ये क्या था, lt -1, ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू, बताइए, ये इक्वल टू हो जाएगा m t -3, ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू सी क्या हो जाएगा, mt -3। ठीक है, और भी कॉम्बिनेशन से देखते हैं कौन कौन से हैं। अब देखिए उसी को अगर एक्सटेंड करें तो आर सी बाय एल बाय आर, समझिए आर सी था टाइम, एल बाय आर भी है टाइम, हम देख चुके हैं, आर इंटू सी डायमेंशनली किसके था, टाइम के, और ये एल बाय आर भी टाइम, तो टाइम बाय टाइम क्या होगा, डायमेंशनलेस, यानी आर स्क्वायर इंटू सी बाय एल क्या होगा, डायमेंशनलेस, या यूं कह दे आर इंटू अंडर रूट सी बाय एल, वो भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी, और सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन द टू प्लेट्स। तो इसमें क्या होता है, ये जो क्वांटिटी होता है इसको एज ए होल कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ये है तो प्रेशर ही, तो प्रेशर है तो क्या हो जाए बताइए, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि ml -1 t -2 पास्कल में होगा। ठीक है, 1 बाय ओमेगा सी, सी है कैपेसिटेंस, या ओमेगा इंटू एल, एल है इंडक्टेंस, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी, अल्टरनेटिंग करंट की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो 1 बाय ओमेगा सी या ओमेगा एल डायमेंशनली रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, तो रेजिस्टेंस का जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला तो हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस, उसके डायमेंशन क्या होते हैं, उसमें कैसे हम डायमेंशन देखते हैं, और फिर हम लेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं और उसको हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा मैं बहुत लंबा लेक्चर नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो चीज़ किया, इसके बाद हम जो करने वाले हैं उसमें पहला काम हम करेंगे, हम मैथमेटिकल फंक्शंस के जो है डायमेंशन देखेंगे, किसके डायमेंशन हो सकते हैं, किसके डायमेंशन नहीं हो सकते हैं, और फिर हम उसके एप्लीकेशन देखेंगे कि हम डायमेंशनल एनालिसिस से कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो हम लेक्चर 3 पे आ रहे हैं।